जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। सुबह के 7:30 बजे थे। निधि स्कूल के लिए तैयार होकर चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। उसने धीरे से डोर सरका कर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। अतः उसकी हिम्मत हुई अंदर जाने की। जब वह नीचे ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा कि पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर जब वह बस के लिए निकलने लगी तो वहाँ घर की नौकरानी सरोज आ गई। पिछले 10-12 वर्षों से वहाँ काम करने के कारण सरोज घर के सदस्य की तरह हो गई थी। निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। निधि ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने ज़बरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। निधि स्कूल के लिए निकल गई तो सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मैम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस तरह साल की उम्र में ही कितनी बड़ी हो गई। निधि के माता पिता नरेश व नीतू दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। निधि उनकी इकलौती संतान है। उनके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर दोनों के नौकरी शुदा होने के कारण दोनों के ही हम हमेशा टकराते रहते हैं। कोई अपने को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। इस कारण दोनों हर समय बात बेबात पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। रोज़ रोज़ की चिक चिक से तंग आकर नरेश पिछले कुछ समय से नीतू से तलाक चाह रहा था, पर वह चाहता कि निधि की जिम्मेदारी नीतू उठाए। नीतू को भी तलाक देने में कोई हर्ज नहीं है। वह सोचती है कि वह सुंदर है, अभी जवान भी है और इतनी अच्छी नौकरी भी कर रही है, उसे कौन सी दिक्कत है। अब वह भी इस रिश्ते को ढोते ढोते इस मूड में नहीं है। वह तलाक तो देना चाहती है, पर वह भी निधि की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आखिर कौन ऐसा शख्स होगा जो उससे शादी कर उसकी जवान होती जा रही बेटी की भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होगा। अतः वह निधि की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ साथ नरेश की जायदाद में हिस्सा भी चाहती थी, ताकि आगे की ज़िंदगी मज़े से काट सके। बस इसी कारण से आए दिनों दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता, इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के झगड़े के बाद बीच पिसती बेचारी निधि। छुट्टी का दिन तो मानो उसके लिए बिल्कुल पहाड़ सा हो जाता। लड़की होने के कारण उसे अकेले घर से कहीं जाने भी नहीं दिया जाता। जब तक सरोज घर में रहती तब तक तो किसी तरह निधि का समय कट जाता था, पर सरोज के जाने के बाद तो एक एक क्षण भारी होता था उस बेचारी पर। वह स्कूल से घर जाकर अपने कमरे में दुबक जाती। उसके मम्मी पापा आए दिन झगड़े के कारण न तो नरेश न नीतू कोई दोस्त या रिश्तेदार उनके यहाँ आते हैं, और न निधि की ही सहेलियाँ निधि के यहाँ। निधि के दादा दादी भी इसी शहर में रहते हैं। पहले भी साथ ही रहते थे, पर जैसे ही नीतू की नौकरी लगी उन्होंने अपना अलग घर ले लिया। बच्चों की व्यक्तिगत ज़िंदगी में अधिक दखल अंदाजी करते हुए उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। स्कूल में हमेशा चहकती रहने वाली निधि घर आते ही गूंगी गुड़िया बनकर रह जाती। वह केवल सरोज आंटी से ही बात करती है और ज़्यादातर बातों का जवाब हाँ हूँ में ही देती है। रोज़ की तरह नीतू और नरेश ने अपना नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, निधि को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि निधि बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। उसे आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर ज़िंदगी मौत से हार गई। नीतू और नरेश स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी ज़िंदगी सुध बुध ही खो बैठे थे। दुर्घटना की खबर पाकर निधि को दादा दादी भी आ गई थी, पर उन्होंने बेटा व बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। घटना की जांच के लिए पूछताछ शुरू हुई। टीचर, स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से निधि नीचे गिर गई। निधि की 13वीं निवेदन के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने ही उसे अपना अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। दादी माँ चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला और नरेश और नीतू से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। इस घर की दीवारी मेरी निधि की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप छिप कर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर कहीं भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली गई होती तो शायद आज वह जिंदा होती। नरेश और नीतू के पास अब शायद करने के लिए कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार हो चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नीतू ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। महीने दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वे दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब थे।
उसने सब अलमारी खोली तो निधि का हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी नीचे गिर पड़े थे। आज शायद नीतू के अंदर की माँ जाग गई थी। वह रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी, तभी उसके हाथ पर एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी के आगे कुछ पेज फटे हुए थे। आगे के पृष्ठों में पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डायरी नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है, पर आप लोग तो प्यारे हो नहीं। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि यह तुम्हारी बेटी है, और मम्मी आप पापा को कहती हैं कि यह तुम्हारी बेटी है। क्या मैं केवल एक से ही पैदा हुई थी? अब मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मुझे भी पता है कि मैं आप दोनों में से किसी से भी अकेले तो पैदा नहीं हुई। फिर आप दोनों एक क्यों कहते हैं कि हमारी बेटी नहीं है? अगले पेज पर था पता आप लोगों को। जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मामा तो आपका सारा कहानी मानती हूँ, फिर भी आपको मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। और अगले पेज पर था मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना हमेशा अपने बेटे नच की पसंद का ही बनाती है। मम्मी, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि आप राजमा बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग मत करो, जो खाना है सरोज आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब खाने का मन ही नहीं करता। और अगले पेज पर था पापा, मैं आपके साथ आज आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खिलाने ले जा सकते हैं तो फिर वे यह क्यों नहीं कहते कि ये सबसे फालतू चीज़ें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि निधि को मैं यहाँ नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद कहीं कहीं चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए जब मुझे डर लगता है तो आप पास में आके सुलाती हो, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। नीतू डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। शायद बेटी के गम ने उसे भी तोड़ रख दिया था। नीतू ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए नरेश के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। नीतू रोते हुए बोली, नरेश, पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिसे रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी निधि ने उससे हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। नरेश फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी डेली नई कहानी सुनने और देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।